चलिए, तो टॉपिक है ये रिलेशन। रिलेशन बिटवीन ये जो है ये डेरिवेटिव है, मतलब कुछ डिराइव करने के लिए आ सकता है। हाँ, ये आ सकता है, ऐसा ना डेरिवेशन करने के लिए पूछा जा सकता है। ओके सर। हाँ, रिलेशन बिटवीन जे वेक्टर सिग्मा एंड ई वेक्टर। जे वेक्टर सिग्मा एंड ई वेक्टर। अब इसमें देखिएगा कि जे वेक्टर होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को बोलते हैं हम जे वेक्टर। अब करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है करंट पर यूनिट एरिया आई अपॉन के। लेकिन हम एक चीज यहाँ पर डिराइव कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं डिराइव, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे इसमें है फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और उसको जनरली हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ई हम ये जानते हैं कि ये होता है स्मॉल ई इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। स्मॉल ई क्या होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख इलेक्ट्रॉन दो। जो चार्ज होता है, चार्ज को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। स्मॉल क्यू चार्ज, ये आपको याद होगा 10th क्लास में पढ़ा था कि चार्ज होता था स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ई। माइनस ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और माइनस साइन इस वजह से लगाया गया बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन हमने लगा दिया। अच्छा, फिर एक चीज होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपने अभी नहीं पढ़ा है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये क्या होता है ये मैं पढ़ा दूंगा। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, दिख नहीं रहा ढंग से। हाँ, बड़ा बड़ा लिख दो सर थोड़ा। अभी पढ़ा नहीं है पुराना कुछ भी। सर मैं कह रहा हूँ बड़ा बड़ा लिख दो, थोड़ा बड़ा, बिग बिग। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है ठीक है। तो जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं v और सबस्क्रिप्ट में d। vd, vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर टाउ अपॉन एम। यहाँ पर माइनस ई तो आप समझ ही गए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई। ई वेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आपको बताता हूँ कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में लगातार कोलिजन करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो टकराने के बीच में जो टाइम मिलता है ना, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। उसको एक टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच में, यानी कि एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है, दैट इंटरवल इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि ये वही टाइम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, वो किसी से टकराता नहीं है। तो दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। यूनिट उसकी सेकंड ही होती है और उसको हम बोलते हैं टाउ। कैपिटल ई वेक्टर दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस ई ये होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, वीडी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वो डिटेल में बता दूंगा आपको मैं। अब देखिएगा जो जे होता है, यानी कि जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला आकृति याद होगा, हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला डिराइव करा था। जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई वी डी, याद है? यस सर। जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई वी डी। यहाँ पर एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई। तो अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा? 10 इंटू ई। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना तो n इंटू ई, ये टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पर हम ये कहेंगे कि E का मतलब क्या है? E का मतलब ये है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है।
वो चार्ज को मैंने क्या लिया है, क्यू लिया है ना, Q. तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर जे वेक्टर, आप दोनों समझ लेना, इतिका और लक्ष्य, ये फॉर्मूला है NEVD, ये फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का, ठीक है। तो अब यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेरे पास n ही रहेगा। ये जो E है, E क्या है, चार्ज, E है चार्ज, उस चार्ज को मैं यहाँ पर लूंगा Q, तो मैंने ले लिया Q, और VD हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ठीक से, यस सर। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, ये जो Q है Q की वैल्यू है -E, तो J वेक्टर इज इक्वल टू n ब्रैकेट में -E और VD वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, ये करने के बाद में VD वेक्टर की वैल्यू ये है, ये तो VD वेक्टर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, J वेक्टर इज इक्वल टू n इंटू -E और VD वेक्टर की वैल्यू डाल दीजिए एज इट इज, -E कैपिटल E वेक्टर टाउ अपॉन m, ये हो गया, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा J वेक्टर इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल E वेक्टर, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1, यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए, Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 22 पर, यहाँ पर ऊपर पेज नंबर 22 पर, कि मैं जानता हूँ NE स्क्वायर टाउ अपॉन स्मॉल m, NE स्क्वायर टाउ अपॉन स्मॉल m, ये क्या होता है, देखिए मैंने पेज नंबर 21 जहां से स्टार्ट करा है उसी में मैंने लास्ट टाइम ये डेरिवेशन करवाया था कि रो इज इक्वल टू होता है m अपॉन NE स्क्वायर टाउ, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि सिंस वी नो दैट रो इज इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो अगर रो का रेसिप्रोकल करा जाए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन रो, ये हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ अपॉन स्मॉल m। अगर बिल्कुल अभी इलेक्ट्रिसिटी में इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, ये रो वही है रेसिस्टिविटी जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, रो सेम है रेसिस्टिविटी जो 10th क्लास में पढ़ा है, और रो का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब उसका सिंबल होता है बेटा सिग्मा, तो 1 अपॉन रो को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा, ये फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसका रेसिप्रोकल करा तो NE स्क्वायर टाउ ऊपर आ गया, m नीचे आ गया, तो ये 1 अपॉन रो बन गया, 1 अपॉन रो को हम बोलते हैं सिग्मा, तो सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन m, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो ये जो NE स्क्वायर टाउ अपॉन m है इसकी जगह सिग्मा आ जाएगा, तो ये आपका रिलेशन बन गया J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E वेक्टर। बताइए सभी को क्लियर है, Yes, और sir. यही चीज मुझे करनी थी, टॉपिक देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन J वेक्टर सिग्मा एंड E वेक्टर, तो रिलेशन बिटवीन J वेक्टर सिग्मा एंड E वेक्टर ये आ गया कि J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E वेक्टर, समझ गए, समझ गए, Yes, sir. क्लियर है, इतिका बताइए क्लियर है, यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक तो ये रिलेशन आ गया, और चाहो अगर इसको रो की टर्म्स यानी कि रेसिस्टिविटी की टर्म्स में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा की जगह आप वापस लिख दो 1 अपॉन रो, ये वेक्टर रो इधर आ जाएगा, तो ये हो गया रो ये वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर, पलट कर लिख दो, ई वेक्टर इधर ले आओ और रो जे वेक्टर इस तरफ लिख दो, हो गया प्रूफ। तो चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, अगर वो आपसे बोले
कि आप रो जे वेक्टर और ई वेक्टर में रिलेशन बताएं तो ये कर देना, अगर वो बोले जे वेक्टर सिग्मा और ई वेक्टर में रिलेशन बताएं तो सिर्फ यहाँ तक कर दें, खत्म। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपको थ्योरेटिकल टॉपिक नजर आ रहा होगा पूरा, पेज नंबर 22 पर यहाँ तक हमने कर दिया। देखो, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ये प्रूव कर दिया यहाँ पर। इसी तरीके से अगला ई वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर, ये यहाँ पर कर दिया, ई वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर, ये हो गया। यहाँ तक करने के बाद जो इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। कॉज का मतलब होता है कारण, फिर रेसिस्टेंस ऐसा क्या होता है कि किसी भी वायर में रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। मैं इधर वाला पोर्शन ये मिटा रहा हूँ और कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में काफी। कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? हमने ये पढ़ा कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास एक, ये तो कोई कंडक्टर हो गया, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। हमने कहा कि नहीं भाई, हम कोई वायर की बात कर रहे हैं, ये वायर हो गई, चलिए जी, वायर भी जोड़ो। हमने कहा कि ये सोलेनोइड हो गई, ठीक है, ये सोलेनोइड हो गई ना, जिसमें वायर को ऐसे टर्न्स टर्न्स करके घुमा दिया जाता है, ये सोलेनोइड हो गई। तो अगर मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट किसी भी तरीके के, चाहे आपके पास एक कंडक्टर हो, कंडक्टर में आप मान लीजिए, मान लो लोहे का कोई टुकड़ा हो, या मान लो कोई एक बारीक सी वायर हो, या आप मान लीजिए कोई आपके पास जिसमें टर्न टर्न करके वायर घुमा रहता है, सोलेनोइड हो, आपके पास ऐसी कितनी भी चीजें हो, उसके अंदर करंट तो फ्लो करेगा ही जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे, और जब करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी होगा। तो ये हमने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो को अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कोई भी कंडक्टर थोड़ा बहुत करंट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वो करंट को एब्जॉर्ब करना मतलब अपने अंदर खींच लेता है, या हम ये कहते हैं वो करंट को रोकने की कोशिश करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो रोकेगा कहाँ? अपने अंदर रोकेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये हमने पढ़ लिया अब तक, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, और हमने पहले और दूसरे चैप्टर में भी ये पढ़ा है, रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस होता है। सवाल यहाँ पर ये पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, ऐसा क्या होता है कि रेसिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर में रेसिस्टेंस होता ही क्यों है? कंडक्टर तो ऐसा होना चाहिए कि इधर मैंने इस कोने पर करंट अप्लाई करा और इस कोने पर पूरा एग्जैक्ट करंट मुझे मिल गया, लेकिन थोड़ा बहुत करंट का लॉस जरूर होता है उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं करंट का लॉस हो रहा है। तो करंट का लॉस कहाँ हो रहा है? कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि घरों में जब हम वायर लगाते हैं तो हम कॉपर के वायर लगाते हैं, आप लोहे के वायर लगा लो, आप एल्यूमिनियम के वायर लगा लो, पता चलेगा कि आप बिजली का बिल देते देते ही परेशान हो जाओगे कि जी बिजली तो मीटर में से तो इतनी सारी बिजली आती है ना, और घर में मेरे को उतनी बिजली मिल नहीं पाती और फिर भी बिल इतना आता है, मेरी तो हालत खराब हो गई, मैं तो पेमेंट कर करके परेशान हो गया। तो वो क्या होता है कि हम कॉपर का वायर इस वजह से लगाते हैं क्योंकि कॉपर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। कॉपर अपने अंदर करंट को समाता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, जितना मिला उसको पीछे से उतना वो आगे सप्लाई कर देता है। थोड़ा बहुत होता है रेसिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो बाकी और एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, जैसे आयरन हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, तो इन मेटल्स के कंपैरिजन में उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। तो रेसिस्टेंस जितना कम होगा, हमारा कंडक्टर उतना ही अच्छा कहलाएगा। तो ऐसा होता क्यों है कि रेसिस्टेंस होता है, तो कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, मैं इसके पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं इसके पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ और आप लोग समझते चले जाएं। पहला पॉइंट है, collisions are the basic cause of resistance. When a potential difference is applied across a conductor, its free electrons get accelerated. अगर कभी भी हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो रेसिस्टेंस का जो बेसिक रीजन होता है वो होता है कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव, है ना। तो कोलिजन किसकी वजह से होते हैं? कोलिजन होते हैं टकराने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर।
मैंने एक कंडक्टर बना लिया, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने इस तरफ कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे लिखते हैं e की पावर माइनस, e की पावर में ऐसे माइनस हम ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन लिखने का तरीका होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, 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 उल्टे सीधे कहीं भी घूम रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली इधर उधर घूमते रहते हैं, रोल करते रहते हैं। हमने जैसे यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करी, बैटरी कनेक्ट करते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है, मतलब एकदम से तेज हो जाती है स्पीड, दे गेट एक्सेलरेटेड। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी लगाते ही इनकी स्पीड बढ़ जाती है, ये एक्सेलरेट हो जाते हैं। एक्सेलरेट होते ही क्या होगा, ये टक्कर मारेंगे एक दूसरे में, ठक 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 ठक, इधर उधर से बड़ी तेजी से टक्कर लगनी शुरू हो जाएगी इसमें। ठीक, तो पहली चीज तो ये होती है कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई करा, इनकी स्पीड बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि दे गेट एक्सेलरेटेड। और जब ये एक्सेलरेट हो जाएंगे तो कोलिजन पड़ जाएगा, आपस में टकराते रहेंगे, एक दूसरे से टक्कर मारते रहेंगे। फिर क्या होगा, जब टक्कर लगेगी तो क्या होगा, अब सुनिए। ऑन देयर वे, ऑन देयर वे का मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जाएगा, इसमें टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसमें टकराएगा, इसमें टकराएगा, तो ऑन their way they frequently collide with positive metal ions। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं क्या इसमें पॉजिटिव आयंस भी तो घूम रहे होंगे, ये तो नेगेटिव आयंस है, वो पॉजिटिव आयंस से भी तो टकराएंगे। that is their motion is opposed and this opposition to the flow of electrons is called resistance। तो क्या होगा कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करी, अलग से बात करता हूँ, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है बड़ी तेजी से, क्योंकि मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी बैटरी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही, बैटरी कनेक्ट करते ही इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेजी से एक्सेलरेट होते हैं। तो जैसे ही वो तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पर ना पॉजिटिव आयन बैठा हुआ है, इस पॉजिटिव आयन ने कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन उसको खींचता है अपनी तरफ। तो ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहा है लेकिन ये उसको रोकने की कोशिश करेगा कि भाई साहब आप नेगेटिव हो मैं पॉजिटिव हूँ, आपका आपका जो है वो काम मेरे पास आना है, मेरे पास आ जाओ, वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो ये पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। तो जैसे ही ये खींचेगा, अब इसकी एनर्जी बहुत तेज है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है बड़ी तेजी से जा रहा है, लेकिन इसको पॉजिटिव आयन ने खींचा, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे पॉजिटिव आयन ने खींचा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को तीसरे पॉजिटिव आयन ने खींचा, पर इनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो उनको पूरी तरह से खींच नहीं पाते, समझ रहे हो, वो उनको पूरी तरह से खींच नहीं पाते। अगर पूरी तरह से खींच लेंगे वो तो रुक जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लो करेंगे ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया, रुकने का मतलब ये करंट खत्म हो गया, करंट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉजिटिव आयंस बिकॉज इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव आयन इनकी स्पीड थोड़ी सी कम कर सकते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, भागते हुए इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे सर कहां से आ गए पॉजिटिव आयन, हमने तो ये सुना था कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो तो प्रोटॉन के अंदर बैठे हुए होते हैं, क्या वो सॉरी न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए होते हैं, तो क्या वो न्यूक्लियस को तोड़कर बाहर निकल आए, बताइए, मेरी बात समझ रहे हैं आप सब लोग, ये पॉजिटिव आयंस कहां से आ गए। तो हम ये बताएंगे कि मैंने बैटरी कनेक्ट करी है ना, उसके बाद हुआ ये काम। तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ तक आ गया क्योंकि आपने एक वायर से कनेक्ट कर रखा है। तो ये एंड मेरा पॉजिटिव हो गया, ये एंड मेरा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव एंड है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को थोड़ा सा कम कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हुआ यानी कि करंट का अपोजिशन हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो हम करंट बोलते हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप खींच रहे हो पॉजिटिव की उससे, है ना,
तो जब आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो यानी कि कम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अपोज कर रहे हो, उनका आप अपोजिशन कर रहे हैं। तो जब आप अपोजिशन कर रहे हैं दैट मींस आप रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हैं उसका। बताइए मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है, Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, इसको ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया, अब इसको हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी लगाई, आपने लगा दी 10 वोल्ट की, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो 20 वोल्ट की लगाऊंगा, फिर किसी और बच्चे ने बोला मैं लगाऊंगा 50 वोल्ट की, मैं तो बड़ी बैटरी लगाऊंगा, देखता हूँ फिर क्या होता है। जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी लगाएंगे उतना ही ज्यादा इनका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। मैंने बोला ना, बैटरी लगाते ही इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि एक्सेलरेशन बहुत तेज हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन तेज हो जाएगा यानी कि करंट भी ज्यादा होगा। ठीक, तो बैटरी लगाने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। और ओम्स लॉ में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो इसका मतलब larger larger the voltage applied, larger will be the number of collisions। उतना ही ज्यादा तेजी से टकराव होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे एक दूसरे की तरफ, तो टक्कर होगी, इधर उधर ठक 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 टक्कर लगती जाएगी उसमें। तो जब टक्कर बड़ी तेजी से लगेगी तो स्मॉलर विल बी द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और अभी अभी एक चीज बताइए आपको, ये रो इज इक्वल टू m अपॉन ne स्क्वायर टाउ, है ना। मैं इधर लिख रहा हूँ इस चीज को दोबारा से, ये पूरा मिटा रहा हूँ। क्या हो गया, ये था रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। जब तेजी से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन बढ़ गया, यानी कि वेलोसिटी बड़ी तेज तेज ठक 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 फटाफट फटाफट टकराएंगे एक दूसरे से। तो जब एक दूसरे से बड़ी तेजी से टकराएंगे तो तेजी से टकराने से क्या होगा, उनको रिलैक्स करने का टाइम कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जो कि टाउ होता है, इट गेट्स रिड्यूस, टाउ गेट्स रिड्यूस। और आप खुद बताइए कि रो और टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर टाउ रिड्यूस हो जाएगा तो रो क्या होगा, बताओ, इंक्रीज हो जाएगा, यस सर। है ना। टाउ गेट्स रिड्यूस तो रो गेट्स इंक्रीज। समझ रहे हैं भाई, एक चीज लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है, रो का मतलब क्या है, रो अपॉन 1, यानी कि ये न्यूमरेटर में है, और टाउ कहां पर है, डिनोमिनेटर में। तो ये इधर न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो टाउ इज गेटिंग रिड्यूस तो रो विल गेट इंक्रीज। जब रो इंक्रीज हो जाएगा यानी कि रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, और हम जानते हैं रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यानी कि रो और आर रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो बढ़ा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ा, तो दिस इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इस तरीके से होता है, समझ गए? यस सर। ठीक है, चले आगे। अनिकेत बताओ, क्लियर है? अनिकेत क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलिए जी, अब अगला पॉइंट है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स मेक विद द एटम्स और आयंस डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस इन अ कंडक्टर। हर एक कंडक्टर में एटम्स या आयंस अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं। So the resistance depends on the nature of the material, copper, silver, etc. of the conductor. तो हर एक में एटम्स जो है वो अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो हमने ये कहा कि इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ना, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। पहली चीज ये होगी। अगला पॉइंट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। अब मैं आ गया हूँ पेज नंबर 23 पर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। A long wire offers more resistance than short wire because there will be more collisions in the longer wire। खुद बताओ, जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, जब टाउ कम होगा तो रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी।
रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस ज्यादा। तो सीधी सीधी बात है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि जितनी लेंथ ज्यादा होती है वायर की उतना ही उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगला देखते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने ये देखा था रो इज इक्वल टू आर अपॉन है, या चलो ऐसे कहते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो मैं ये बोलता था कि जो आर है वो एल के लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैं ये बोलता था कि आर जो है वो ए के यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसी चीज को हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये बोला जब आर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, लेंथ जितनी कम होगी रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं, कोलिजन थ्योरी से पढ़ रहे हैं। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जब लेंथ कंडक्टर की ज्यादा है, ज्यादा लेंथ है तो ज्यादा दूर तक एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे। तो हम ये बोलेंगे कि जब लेंथ में ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ये चीज समझ में आ गई? लेंथ वाली चीज समझ में आ गई कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ये समझ गए? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। हमने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम, एरिया जितना कम होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा। इसको कोलिजन की थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A thick wire offers less resistance than a thin wire because in a thick wire more area of cross section is available for the flow of electrons. अगर मैं किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देता हूं, मतलब लेंथ तो इतनी ही है, लेंथ तो इतनी ही है, लेंथ में मैंने कोई चेंज नहीं करा, लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। लेंथ उतनी ही रखते हुए लगभग थोड़ा सा छोटा बन गया वैसे ये, और आप समझिएगा कि ये लेंथ हमने सेम रखी, लेंथ हमने सेम रखी और हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए ऐसे फ्लो करते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स को फैलने के लिए थोड़ा स्पेस मिल गया, थोड़ी जगह मिल गई, मतलब कोलिजन से बचने की जगह मिल गई। कोलिजन से बचने की जब उनको जगह मिल गई, थोड़ा स्पेस मिल गया, तो इसका मतलब उन्हें बचने के लिए टाइम उनको मिल गया, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया तो रेसिस्टिविटी कम हो गई, रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी कम हुई तो रेसिस्टेंस भी कम हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल गया, उनको ज्यादा स्पेस मिला तो उनका रेसिस्टेंस कम। बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब सुनिएगा। हाँ जी, ये तो कॉज ऑफ रेसिस्टेंस हो गया। तो रेसिस्टेंस किस वजह से होता है प्रोड्यूस? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर ये वाले। ठीक है, अच्छा अब कितने नंबर के बनेंगे पता नहीं, 15 जुलाई तक आपका सिलेबस रिवाइज होकर आ जाएगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा हर एक चैप्टर में से टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होने हैं, तो 15 जुलाई तक आ जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो है पेज नंबर 23 पर, ये है अगला टॉपिक। अलॉयज ऑफ मेटल्स हैव ग्रेटर रेसिस्टिविटी देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए आपने सुना है निक्रोम वायर, निक्रोम का वायर होता है, सुना है कि नहीं? मैं लिख रहा हूँ NiChrome, निक्रोम वायर। ये जो निक्रोम होता है
ये होता है बेटा एक अलॉय। अब आपको शायद याद होगा केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत कि अलॉय क्या होता है। अलॉय क्या होता है कि जब भी कोई दो अलग अलग तरीके के मेटल्स को मिक्स कर देते हैं तो वो अलॉय बन जाता है। आपने सुना होगा जो गाड़ियां होती हैं, मोटर बाइक्स होती हैं, उनमें अलॉय व्हील्स आते हैं। तो अलॉय व्हील्स कैसे बनते हैं कि जैसे आयरन होता है, मान लो हमने जो बाइसिकल है या मोटर बाइक है, मोटर बाइक का जो व्हील का जो रिम बनता है ना, जिसके ऊपर टायर चढ़ा हुआ होता है, तो अगर हमने उसको लोहे का बना दिया, आयरन का बना दिया, तो आयरन में रस्टिंग के चांसेस होते हैं। रस्ट मतलब जंग लग जाता है, खराब हो जाता है, पानी धूल मिट्टी वो गिरेगी वो खराब हो जाएगा। तो क्या टूट करते जाएगा। हैं, हाँ, तो क्या करते हैं कि उसमें ना आयरन में थोड़ा सा जिंक मिक्स कर देते हैं। और जिंक मिक्स करने से क्या होता है कि आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, जिंक की प्रॉपर्टी अलग है, तो जिंक क्या करेगा, उसको रस्टिंग से बचा देगा। और आयरन बहुत मजबूत होता ही है, तो आयरन की मजबूती हमेशा बनी रहती है अगर उसमें थोड़ा सा जिंक मिक्स कर देते हैं। तो हमने दो अलग अलग मेटल्स को जब मिक्स करा, तो दो अलग अलग मेटल्स को मिक्स करने से हमारे पास जो नई चीज बन के आती है उसको हम बोलते हैं अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय दो अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो वो तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई कि जो बड़ी बड़ी मोटर बाइक्स होती हैं, जो रेसिंग बाइक्स होती हैं, उनके जो टायर्स होते हैं उनके रिम स्ट्रॉन्ग अलॉय व्हील्स होते हैं, अलॉय से बनाए जाते हैं वो, ताकि वो कितना भी उसको टिल्ट करें, उनका एक्सीडेंट भी हो जाए, उनका व्हील मुड़ेगा नहीं कभी भी। ठीक है, व्हील नहीं मुड़ेगा तो वो प्रॉपर्ली घूमता रहेगा तो वही चाहिए रेसिंग बाइक्स में। ठीक है, व्हील घूमेगा तभी वो जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगी उतना अच्छा है। तो अब वो तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर मुझे रेसिस्टिविटी बढ़ानी है तो मैं अलॉय को यूज करता हूँ। अब आप कहोगे रेसिस्टिविटी बढ़ाने की कहाँ जरूरत पड़ती है, पड़ती है जी सर्दियों में जरूरत पड़ती है। सर्दियों में जो आप इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज करते हैं ना, या गीजर्स यूज करते हैं, तो गीजर के अंदर जो चीज यूज होती है ना, वो अलॉय होती है। जो वायर यूज होता है उसको अलॉय बोलते हैं। अलॉय का क्या काम होता है, उसकी रेसिस्टिविटी या मैं बोलूँ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वो करंट को बड़ी तेजी से स्टोर करता है अपने अंदर। तभी आपने सुना होगा कि जो गीजर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारी करंट को अपने अंदर। ऐसा क्यों होता है कि वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी रेसिस्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों होती है? हमने अभी अभी पढ़ा कि कॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। ठीक, तो अब जरा अलॉय के बारे में भी पढ़ा दो कि अलॉय जो है, अलॉय में ऐसा क्या होता है कि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बहुत सिंपल है, अलॉय बनता है दो अलग अलग तरीके के मेटल से। मैंने बोला मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड जो वायर होता है, जो घरों में वायरिंग में काम आता है बेटा, वो होता है हमारा कॉपर वायर। ठीक, इसी तरीके से जो पॉपुलरली यूज्ड अलॉय होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, वो होता है निक्रोम का अलॉय। तो निक्रोम जो है वो दो अलग अलग तरीके के मेटल से बनता है, निकल NiCl निकल प्लस CHROMium निकल प्लस क्रोमियम। निकल प्लस क्रोमियम, इसको दोनों को कंबाइन करा तो वो नया नाम बना दिया, नया नाम दे दिया उसको, निक्रोम वायर बोल दिया। ठीक है, अच्छा, अब निकल की बात करेंगे तो निकल का एटॉमिक अरेंजमेंट अलग तरीके का होगा। रीजन क्या है कि निकल जो होता है ना बेटा, निकल की वैलेंसी होती है 2+। प्लस का मतलब क्या है कि निकल जो है वो दो इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की पोजीशन में होता है, पहली चीज। दूसरा, जो क्रोमियम है, क्रोमियम की वैलेंसी होती है 3+। क्रोमियम की वैलेंसी 3+। अब आपने क्या करा, ये दो अलग अलग तरीके के मेटल्स हैं। ठीक है, याद रखना मेटल ही होंगे। और मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो। मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये नहीं है कि जो मजबूत है, जो दिखाई दे रहा है मेरे को मेटल है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटायन को ही मेटल बोलते हैं। ये मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी अनायन नहीं है जो मेटल हो, हमेशा कैटायन ही मेटल्स होंगे। ठीक है, चलिए जी, तो दोनों के दोनों कैटायन है, ये निकल हो गया, ये क्रोमियम हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग था, दोनों बेसिकली एलिमेंट अलग थे, दोनों का लैटिस अलग था। लैटिस ये होता है LATTICE। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है मुझे लैटिस। लैटिस का मतलब जो होता है बेटा, वो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को टेक्निकल टर्म में, फिजिक्स की टर्म्स में लैटिस बोल देते हैं। तो दोनों का लैटिस अलग है। मैं बता रहा हूँ आपको, नोट्स में जो लिखा हुआ मैं आगे पढ़ रहा हूँ।
they occupy random locations relative to each other, though their ionic sites form a crystalline lattice. एक crystalline lattice बना देता है, जब वो नया बनता है तो क्रिस्टल के जैसा एक lattice बन जाता है, अलग स्ट्रक्चर बन जाता है. An electron therefore passes through a very random medium and is very frequently deflected. इलेक्ट्रॉन बेचारा पागल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है. जैसे ही वो अंदर घूमना शुरू करता है तो पहले वो देखता है कि कहीं तो मुझे मिल रहा है निक्रोम का स्ट्रक्चर, मतलब निकल का स्ट्रक्चर, और कहीं मुझे मिल रहा है क्रोमियम का स्ट्रक्चर. वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं क्या. तो निकल का जो है, कहीं तो उसको मिल जाते हैं निकल वाले इलेक्ट्रॉन्स, कहीं उसको मिल जाते हैं क्रोमियम वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो पागल हो जाता है, टकराता ही रहता है. कभी निकल अपने इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, कभी क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा. तो उसके पास इतना ज्यादा वो रैंडमली डिफ्लेक्ट होता है. रैंडम डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, रैंडम टक्कर होती रहती है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर टकराता ही रहता है. तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन पागल हो चुका है, उसको टकराने के अलावा और कोई काम ही नहीं बचा, तो उसको तो रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं है. समझ गए मेरी बात? ये मैं थोड़ा ऐसी भाषा में समझा रहा हूँ जो याद रह जाए कि वो अलग अलग तरीके के मेटल से बना हुआ है. तो आप ये समझिए कि निकल के, कभी तो उसको निकल के इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, कभी उसको क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं. वो बेचारा कंफ्यूज हो गया. तो ये दो लाइन में यहाँ पर समझा रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन therefore passes through a very random medium. very random medium का मतलब क्या है, कभी निकल वाले मिलेंगे, कभी क्रोमियम वाले मिलेंगे, तो रैंडमली बेचारा टकराते ही रहेगा. एंड इज वेरी फ्रीक्वेंटली डिफ्लेक्टेड. फ्रीक्वेंटली मतलब डिफ्लेक्ट ही होता रहता है. डिफ्लेक्ट कब होगा इलेक्ट्रॉन, जब टक्कर लगेगी. ठीक है. So there is a very small relaxation time and hence very large resistivity. रिलैक्स करने का विचारों को टाइम ही नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन्स को, इतनी टक्कर लगती है उसमें अलॉय के अंदर. तो इसका मतलब जो टाउ है, टाउ कितना होता है, वेरी वेरी लेस, बहुत ज्यादा कम होता है रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्स करने का टाइम नहीं होता. तो जो रेसिस्टिविटी है ये होती है m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ. तो ये क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो रो क्या हो गया, वेरी वेरी हाई. इस वजह से हम ये बोलते हैं कि जो अलॉय होते हैं, अलॉय की रेसिस्टिविटी एंड हेंस देयर रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई. समझ गए? Yes, sir. ठीक है. तो आपको ये जो समझाया है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये याद रहेगी चीज. ठीक है. और ये यहां से लेकर 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स है. ये 5 पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेना इसमें. ठीक है. तो ये याद रहेगा, पेपर में पूछा जाएगा कि अलॉयज में ऐसा क्या है उनकी रेसिस्टिविटी इतनी ज्यादा है. ये आपको एक्सप्लेन करना. अगला टॉपिक है पेज नंबर 23 पर बिल्कुल नीचे, कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट. कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट. 1 मिनट रुकिए, बस मैं पानी पी रहा हूँ. अभी 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ. हाँ जी. इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है बताएंगे मुझे? इंस्टेंटेनियस को नॉर्मली बता दो, हिंदी में क्या कहते हैं? तो किसी भी एक इंस्टेंट पे किसी चीज का होना. चलिए, किसी भी एक इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत किसी भी काम का हो जाना. ठीक है. हम जैसे आपने देखा होगा कि जो ग्लूकॉन डी का पैकेट आता है ना, आजकल गर्मियां चल रही हैं, ग्लूकॉन डी बहुत पीते हैं लोग. तो ग्लूकॉन डी का जो पैकेट आता है उसके ऊपर आपने डब्बे पर लिखा हुआ देखा होगा, उस पर लिखा रहता है इंस्टेंट एनर्जी. इंस्टेंट एनर्जी का मतलब तुरंत एनर्जी, है ना. और हिंदी में अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ, हिंदी में लिखा रहता है तुरंत शक्तिदायक. ध्यान है कि नहीं? ग्लूकॉन डी के डब्बे पर लिखा रहता है ना. एक Yes, तरफ sir. लिखा रहता है इंस्टेंट एनर्जी, एक तरफ लिखा रहता है तुरंत शक्तिदायक. तो इसका मतलब क्या है कि इधर आपने ग्लूकॉन डी पिया और इधर एकदम से आपके अंदर शक्ति आ गई, आप रिचार्ज हो गए एकदम से.
तो ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है कि करंट एकदम से कैसे पैदा हो जाता है। भाई हमने तो पढ़ा है करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने स्विच इधर दबाया, तो स्विच ऑन करते ही एकदम से लाइट जल जाती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या मतलब इतनी ताकत होती है कि इलेक्ट्रॉन्स एकदम से फ्लो करके पहुंच गए वहां तक? तो कुछ तो टाइम लगना चाहिए, एकदम से कैसे जल जाता है, एकदम से पंखा कैसे ऑन हो जाता है? तो कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या होता है कि इधर मैंने स्विच ऑन करा और इधर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एकदम से चालू हो गया, रीजन क्या है? वही है यहाँ पर। ऑल्दो द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेज नंबर 24 पर हूँ मैं बिल्कुल टॉप पर। Although the speed of the drift speed of electrons is very small, जो drift velocity या जो drift speed होती है इलेक्ट्रॉन की काफी small होती है, typically 1 millimeter per second, 1 millimeter per second होती है। Yet an electric bulb lights up as soon as we turn the switch on. मैं जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ एकदम से लाइट का बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है? इसी का रीजन पढ़ना है मुझे कि क्या है। This is because electrons are present This is because electrons are present everywhere in an electric circuit. अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करता हूँ तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, ठीक है? पहली चीज तो ये। When a potential difference is applied, potential difference अप्लाई करने का मतलब है बेटा कि when a battery is applied, या अगर मैं घरों की बात करता हूँ तो हम वहां पर बैटरी अप्लाई नहीं करते, वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल केबल या इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में आती है, ठीक है? तो उसको भी हम एक तरह से बैटरी बोल सकते हैं। बहुत बड़ी बैटरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग लोकेशंस पर लगा रखी है और वो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा, ठीक है? अच्छा, तो हमने बोला कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, यानी कि जब हम एक बैटरी लगा देते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप थ्रूआउट द सर्किट ऑलमोस्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट? ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा जाता है कि ज्यादातर हम टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी ये मिसकंसेप्शन होता है दिमाग में, ये मिसकंसेप्शन होता है, गलतफहमी होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ये तो ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, 1 मिलीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1 मिलीमीटर जाएगी, तो भाई कम से कम उसको 50-60 सेकंड तो लगने चाहिए, तब जाकर बल्ब ऑन होना चाहिए। तो बल्ब तो खट से ऑन हो जाता है। तो चक्कर क्या है कि जहां पर मेरा स्विच है और जहां पर बल्ब है, स्विच से लेकर बल्ब तक हमने एक कॉपर का वायर कनेक्ट कर रखा है। कॉपर वायर मतलब एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब उसके अंदर न्यूमरस इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, यानी कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ, तो स्विच ऑन करते ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एकदम से आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो टकराएंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V अपॉन L, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो या हम बोल देते हैं V क्या होता है, V होता है E इंटू L, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ दोनों पर डिपेंड करता है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही मेरा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस, ये मुझे दो चीजें चाहिए होती है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो कंडक्टर की लेंथ तो आई भाई, वायर की लेंथ तो आई, और बैटरी मैं लगा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस में लगा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट पूरे कंडक्टर में एक साथ प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड होती है लाइट की स्पीड के बराबर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी स्पीड होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब इतनी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो हम ये कहेंगे ऑलमोस्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट बिगिन टू ड्रिफ्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हर पार्ट पे, हर कोने में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करना मतलब टकराना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, एंड करंट बिगिंस टू फ्लो इन द सर्किट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। इस वजह से करंट जो है वो इमीडिएटली फ्लो करना शुरू कर जाता है। अगर मान लो आप यहां से लेकर और जयपुर तक इलेक्ट्रिक लाइंस बिछी हुई हैं, ठीक है?
तो मान लीजिए यहाँ के ट्रांसफार्मर से जयपुर में इलेक्ट्रिसिटी हमको देनी है, सप्लाई करनी है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं ट्रांसफार्मर का स्विच ऑन करूंगा ना, जयपुर में किसी भी कोई भी जिन भी घरों में वो कनेक्ट हो रखा है, तुरंत लाइट जल जाएगी। तो वो जो कितनी दूर है, 200-300 जितना भी किलोमीटर है जयपुर यहाँ से, तो हम ये करेंगे कि वहां पर एकदम से लाइट जो है वो ग्लो कर जाएगी। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? उधर सूरज निकला, सूरज कितनी दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, उधर सूरज निकला और इधर लाइट आ गई अर्थ पर, तो वो स्पीड ऑफ लाइट की सर तरह। 8 मिनट तो लगते हैं फिर भी। क्या कह रहे हो? 8.5 मिनट तो फिर भी लगते हैं ना। 8.5 मिनट? अरे तो फिर बोलिए यार, करोड़ किलोमीटर थोड़ी है यहाँ से जयपुर, समझ रहे हो ना? मैं तो वो चीज बता रहा हूँ ना कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जैसे उधर लाइट ऑन हुई, जो सन है, सनलाइट तुरंत आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब उसको ट्रेवल करने में जो भी आप बता रहे हो 8-8.5 मिनट लगते हैं, पर यहाँ से जयपुर तो सिर्फ 200 किलोमीटर है, समझ गए? मेरी बात समझ में आ गई ना? वैसे सर लाइट कम भी तो हो जाएगी यहाँ से जयपुर जाने में, तार की हाँ कम होगी, रेजिस्टेंस। हाँ कम होगी, रेसिस्टेंस की वजह से कम हो जाएगी वो वैल्यू। आप अगर देखते हो कि 240 वोल्ट की बिजली हमारे घरों में सप्लाई होती है, 240 वोल्ट सप्लाई होता है हमारे घरों में, ठीक है। और आप देखना कभी किसी ट्रांसफार्मर पर क्या लिखा रहता है, वहां पर ना एक कंकाल की खोपड़ी बनी रहती है, ऐसे हड्डी लगी रहती है ऐसे, उस पर लिखा रहता है 440 वोल्ट खतरा, ये लिखा रहता है। सुना है ना वो गाना, वो 440 वोल्ट का झटका, सुना है? यस सर। सर 14,000 वोल्ट के भी तो होते हैं। अरे वो तो आप डैम की बात कर रहे हैं जहां पर बनती है इलेक्ट्रिसिटी, 14,000 के 22-22, 25-25 हजार भी होता है, ठीक है। तो वो जो 440 वोल्ट है वो हमारे घरों तक आते आते 240 वोल्ट ही रह जाता है। तो वो चीज क्या होती है, वो रेसिस्टेंस की वजह से वायर अपने अंदर रेसिस्ट कर लेता है उन चीजों को, समझ गए? अच्छा एक चीज और है, एक मिनट। हाँ जी, एक चीज और है, आप लोगों ने हमेशा नोटिस करा होगा कि जैसी बारिश होती है, तो बारिश होती है आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि लाइट एकदम चली जाती है। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, तो हम ज्यादातर ये देखते हैं कि जो वायर्स होती है, जो वायरिंग होती है ना, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, जो खंभों पर होते हैं, जो बिजली के जो खंभे होते हैं, उनके ऊपर जो वायर जा रही होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। क्योंकि अगर वो कॉपर की वायर बिछाने लगेंगे सारी जगह, तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो मतलब गवर्नमेंट के पास उतना पैसा भी नहीं होता कि वो सारे में कॉपर वायर बिछाएं, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई जो एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं उन पर जब पानी पड़ता है ना, तो पानी पड़ने पर भी क्या होता है कि उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जनरली जितने भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होते हैं वो सब ये कोशिश करते हैं कि अगर बारिश हो रही है, तो बारिश जब बहुत तेजी से पड़ती है तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे तक बारिश होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर के लिए लाइट को स्विच ऑफ कर देते हैं, लाइट को भगा देते हैं। वो इस वजह से स्विच ऑफ करते हैं ताकि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी बच जाए, ये रीजन होता है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आगे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। पेज नंबर 24 पर ही मैंने न्यूमेरिकल लिखकर भेजा है, न्यूमेरिकल देखिएगा क्या है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ और मैं न्यूमेरिकल लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर, वो आप अपने नोट्स में वेरीफाई कर लेना। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो सॉल्यूशन का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले मैं बता देता हूँ क्या है। ये तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, समझ में तो आ रहा है ना जो बता रहा हूँ कहानी? यस सर आ रहा है। क्योंकि आज थोड़ा सा कहानी वाला पोर्शन था, थ्योरेटिकल था आज पोर्शन, हो सकता है नींद भी आ गई हो। नहीं सर। हाँ सर थोड़ी थोड़ी हो रही थी। यार आती रहती है नींद तुम्हारी, तो तुम तो रहने दो। सर चलो स्कूल जी, का काम बड़ा करना पड़ रहा है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी आजकल, है ना? सही में। हाँ। A copper wire has a resistance of 10 ohm, क्वेश्चन में दे रखा है
A copper wire has a resistance of 10 ohm. रेसिस्टेंस को R बोलते हैं, तो R हो गया 10 ohm. And an area of cross section 1 millimeter square. Area of cross section capital A. ये है 1 millimeter square. ठीक है. A potential difference of 10 volt exists across the wire. Potential difference भी दे रखा है. 10 volt exists across the wire. Calculate the drift speed. Drift speed का मतलब क्या होता है? Drift velocity. Calculate the drift speed of electrons. सर फॉर्मूला क्या है? तुम बताओ, पढ़ाई नहीं करी है क्या? नहीं सर, वो मैं थोड़ा आ रहा था उस टॉपिक पे। तो देखो जरा, अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं तो पलट कर देखो, लिखा होगा drift speed of electrons is the number of electrons per cubic meter in copper. Number of electrons per cubic meter. Number of electrons per cubic meter. ये कितना दे रखा है? 8 into 10 की पावर 8. सर आपने जो नोट्स भेजे हैं उसमें है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है. 8 into 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है? कि एक क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 into 10 की पावर 28, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. अच्छा, तो अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है कि एक क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो जैसे मैं ये बोलता हूँ एक क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं. तो ये मेरे को क्या दे रखी है? मेरे को ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रखी है कि 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं. ठीक है. तो अगर मुझे कंडक्टर का वॉल्यूम पता चल जाए तो मैं ये समझ जाऊंगा कि भाई इसके अंदर पूरा का पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. ठीक है. देखिएगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आई जो होता है ना, करंट, करंट का फॉर्मूला हमने लिखा था, डिराइव करा था E_N_A_V_D. करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू E_N_A_V_D. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि मुझे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बता दो बस. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं इसको? 1 मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. हम ये कहते हैं ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो नॉर्मल डेंसिटी होती है. किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना कंटेंट है उसकी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही होता है स्मॉल एन. तो ये स्मॉल एन दे रखा है 8 into 10 की पावर 28. स्मॉल ए की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है 1.6 into 10 की पावर -90. कैपिटल ए दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर. तो कैपिटल आई की वैल्यू आप निकाल लेंगे. कैपिटल आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1.6 into 10 की पावर -90. स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कितना दे रखा है? 8 into 10 की पावर 28. कैपिटल ए 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना. मिली, ये मिली शब्द जहां पर भी आ जाता है तो मिली को हटाने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो हम कहेंगे 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 into 10 की पावर -3 का स्क्वायर. ये समझ गए? 1 into 10 की पावर -3 का स्क्वायर कर दिया तो बेटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ये मिली हट गया. जैसे किलो होता है ना, किलो, किलो को अगर हटाना हो तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किलो होता है. 10 की पावर 3 मतलब 1000. ऐसे ही मिली, मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक. अब क्योंकि वो स्क्वायर में रखा है तो इसीलिए पूरे टर्म का स्क्वायर कर दिया तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा सर. मेरी बात समझ में आ गई? बताओ. यस सर.
ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर VD ये निकालना है ना, ट्रिप स्पीड कैलकुलेट करनी है। VD मुझे नहीं पता, I मुझे नहीं पता, तो लिख लो जरा, I is equal to 1.6 into 8, 16 8 का कितना होता है 128, तो ये हो गया 12.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर 28, ये कितना हो गया 19 और 9 28 9 आ गया, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, और मीटर स्क्वायर तो खैर स्टैंडर्ड यूनिट हो गई VD, ये हो गया, तो ये हो गया मेरे पास I is equal to 12.8 into 10 की पावर 3 into VD। अब बेटा I क्या होता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में मैं क्या बोलूंगा, V is equal to V is IR, equal to IR, V upon I R क्या is हो equal to जाएगा V upon R, I is equal to V upon R, V भी है और R भी है मेरे पास, तो यहाँ पर लिखिए 10 upon 10 is equal to एक्सक्यूज मी 12.8। सर, हाँ जी, सर इसमें हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी I अपॉन ए होती है, तो सर I की जगह हम J इंटू ए भी तो लिख सकते हैं ना हमारे पास। नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी I अपॉन ए अच्छा सॉरी सर, वो करंट डेंसिटी करंट होती डेंसिटी होती है। है, हाँ ठीक है, करंट सही। डेंसिटी, ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से मैं सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करूंगा, ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अपॉन 10 तो 1 हो गया, So 1 upon 12, 800, 12,800. is equal to 1 upon 12.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर जाकर बन जाएगा 10 की पावर माइनस 3, 1 अपॉन 12.8, फटाफट कैलकुलेटर से ही बता दो मुझे कितना आ रहा है, मोबाइल फोन तो होगा ना, और मीटर पर सेकंड में आ रहा है ये, 0.0781 आ रहा है। बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये हो गया 0.078 और 10 की पावर माइनस 3 है, अगर 10 की पावर माइनस 3 को हटाना हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप मीटर की जगह मिलीमीटर लिख देना, जब मिलीमीटर हटाकर मीटर करना था तो 10 की पावर माइनस 3 इंक्लूड कर दिया, और अब मैं अगर मीटर हटाकर मिलीमीटर करना चाहता हूँ तो 10 की पावर माइनस 3 को हटा दो, तो मिलीमीटर पर सेकंड हो गया, बताइए समझ में आया कि नहीं, इतिका और लक्ष्य बता दो, यस आपके लिए नया था, समझ गए ना, जितना थोड़ा बहुत कोशिश करी होगी समझने की, यस सर। ठीक है, चलिए जी इतना ही करिए, आगे का जो न्यूमेरिकल है, आगे के न्यूमेरिकल मैंने दे रखे हैं, उसका आंसर दे रखा है, आप लोगों से वो नहीं होगा, जो अगला न्यूमेरिकल है, तो उस न्यूमेरिकल में दिमाग मत लगाना, अगली क्लास में कराऊंगा, ओके ठीक सर। है, उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बतानी है, तो इसलिए उस न्यूमेरिकल को मत करना, यहाँ तक के पेज नंबर 25 तक के बस नोट्स कंप्लीट कर लेना, और जो इनिशियल पेजेस है ना मैंने आज भेजे थे तुम दोनों को, आज मैंने पेज नंबर 21 से 25 भेजा था, जो इनिशियल पेज नंबर 1 से 20 तक का है वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ओके सर। बाय सर। हाँ तो एक अपना नोटबुक में कंप्लीट कर, गुड नाइट ठीक सर। है, चलिए जी, ओके, जय हिंद थैंक यू सर। सर। ओके, गुड जय नाइट सर। हिंद, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, राम राम सर। राम राम, जय हिंद। जय हिंद, जय बोले। बेटा गोलू सुधर जा, ओके बाय, गुड नाइट।